प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। दुनिया अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध के सदमे से उबरी नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं है, पर इन सब के बीच में एक और तनाव भरी खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साया है। यह संबंध अब चीन के संदर्भ में है। जैसे रूस यूक्रेन के अस्तित्व को नकारता है, रूस के राष्ट्रपति कह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन कि यूक्रेन का देश के तौर पर कोई इतिहास नहीं है। कमोबेश इसी मानसिकता के साथ में एक देश है, नाम है उसका चाइना। इस चाइना को दो नामों से जाना जाता है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरा है पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो वर्तमान में दुनिया में चीन के तौर पर पहचान रखता है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं उसे अब दुनिया में ताइवान के तौर पर पहचाना जाता है। दुनिया चीन को एक महाशक्ति के तौर पर मानती है, उसके ताकत को स्वीकार करती है, उसकी ताकत से डरती भी है, पर इसके बावजूद भी उसके बगल में ही बैठा है ताइवान, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर हम जानते हैं कुछ लोग। वह चीन की इस ताकत को स्वीकारता नहीं है। वह आज भी अपने आप को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता स्वयं के संदर्भ में देता है, अपनी सेना रखता है, अपनी मुद्रा रखता है, अपना व्यापार रखता है, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखने की कोशिश करता है। चीन को यह बहुत ज़्यादा खलता है, और कम्युनिस्ट शासित चीन दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि वह ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देने की गुस्ताखी ना करे, और जो जना करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका जो अरसा पहले ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर चुका है, ताइवान के एक संप्रभु देश के दर्जे को छीन चुका है, वही अमेरिका ताइवान को उकसाता हुआ दिख रहा है। ताज़ा संदर्भ यह है कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कल अचानक ताइवान की यात्रा पर पहुंची। वह एशिया देशों की यात्रा पर थी। उसके अंतर्गत उनका 4 विभिन्न देशों में सिंगापुर, जापान आदि में जाने का कार्यक्रम था। तो उसी कार्यक्रम में अचानक उन्होंने ताइवान जाने का भी तय कर लिया, और ताइवान जाने के उनके कार्यक्रम की जानकारी लगते ही चीन आग बबूला हो गया। उसने एयर स्पेस को बंद कर दिया, तमाम अपने हथियारों का रुख ताइवान की ओर मोड़ दिया। इन सबके बीच में नैन्सी पेलोसी तकरीबन 24 विमानों की अमेरिका के सुरक्षा घेरे में ताइवान पहुंची। 24 विमानों की सुरक्षा मांगी थी, पर 24 घंटे भी रुकी नहीं, वापस लौट गई। लेकिन उनके इन बिताए हुए समय ने पूरी दुनिया की जान साजत में डाल दी। क्या कहीं फिर से एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो सुनाई नहीं दे रही है? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ताइवान पर रार, यूएस चीन में तकरार मायने क्या है, आने वाले समय में हमें क्या दृश्य देखने को मिलते हैं। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि चीन और ताइवान का परस्पर इतिहास क्या है, जिसके चलते ताइवान चीन के अधीन आने को तैयार नहीं, और चीन ताइवान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार नहीं। विश्व राजनीति के इस दिलचस्प और संवेदनशील मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय भी कराते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि आज के दिन सबको अपने अधिकारों की धुन है, कर्तव्य क्षेत्र नहीं। अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के पीछे सभी पागल हो रहे हैं। संपूर्णानंद जी के द्वारा यह विचार हमें दिया गया था। ये व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि तमाम संगठन और देशों के संदर्भ में भी लागू होता है। चीन, कम्युनिस्ट चीन, सब कुछ अपने काबू में करना चाहता है, पर जो क्षेत्र उसके काबू में है वहां पे उसके निवासी क्या वाकई एक मानवीय जीवन जी पा रहे हैं, इस पर विचार नहीं करना चाहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। पूर्व राजदूत विदेश मामलों के विशेषज्ञ RS मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सबके बीच में वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं मल्होत्रा साहब आपसे करना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, या अचानक अमेरिका को हुआ क्या? नैन्सी पेलोसी आई, दो बात कह रही हैं, एक कि हम वन चाइना पॉलिसी को भी मानते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ताइवान के लोकतंत्र के संदर्भ में जिस प्रकार की सरकार उसे समर्थन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चीन अगर ताइवान की ओर रुख करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पर इस ताइवान के संप्रभु देश के दर्जे को तो सबसे पहले अमेरिका के चलते ही खारिज होना पड़ा। इसकी सीट थी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अंतर्गत, वो उठाकर कम्युनिस्ट चीन को इस अमेरिका के चलते ही देना पड़ा। तो आज अचानक ये स्वर बदला हुआ सा क्यों है? थोड़ा रोशनी देंगे आप हमें इस पे? जी बिल्कुल। अमेरिका
जो है आज जब उनकी सेनेट की स्पीकर जो हैं जी नैन्सी पेलोसी जो हैं वो ताइवान गई हैं, तो उसके पीछे कारण तो ये तो बात सही है कि अमेरिका जो है वो चाइना को एक वन चाइना के रूप में देखता है और ताइवान को वो अलग कंट्री के रूप में नहीं मानता है। जी पर अमेरिका में एक एक्ट भी है जिसके मुताबिक अगर चाइना या कोई भी देश ताइवान की सोशल फैब्रिक या इकोनॉमिक फैब्रिक कह लीजिए या उसकी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको खतरे में डालता है, तो अमेरिका उस कानून के अंदर, अपने ही कानून के अंदर ताइवान को सुरक्षात्मक हथियार प्रोवाइड करेगा ताकि ऐसा कोई कर ना सके। तो मुझे लगता है उसी एक्ट के मुताबिक जब आज उनकी जो सेनेट की स्पीकर पेलोसी वहां गई थी तो उन्होंने यही जताने की कोशिश की है कि चाइना यूक्रेन रशिया को एग्जाम्पल मान के ऐसा ना करने की कोशिश करे कि वो जबरदस्ती ताइवान को अपने अंडर लाए। तो जी आई थिंक अमेरिका ने इसी चीज को जताने के लिए शायद ये कदम उठाया है। इससे हालांकि काफी गर्मा गर्मी हुई है, चाइना बहुत नाराज हुआ है, बट अमेरिका जो करना चाहता था उन्होंने फिलहाल कर दिया है। चाइना ने शोर मचाया, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता अभी वो कुछ फिलहाल कर पाएंगे। देखिए, मैं समझना जो चाहता बोल रहा था वो ये है कि ताइवान के संदर्भ में अमेरिका की नीति और नीयत लगातार बदलती रही है। एक संघर्ष था चियांग काई शेक और माओ से तुंग का, जिसमें चियांग काई शेक हारने के बाद में ताइवान में अपनी नई सरकार बनाते हैं और वहां से शासन चलाते हैं और अमेरिका का संरक्षण हासिल करते हैं। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वह आइजनहावर के द्वारा 1952-54 के समय पर लागू किया था अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, पर रिचर्ड निक्सन ने तो उसकी हवा निकाल दी थी 1972 में, और एक देश के तौर पर ताइवान को मान्यता देने का मामला भी खत्म हो गया। संयुक्त राष्ट्र से उसकी सदस्यता भी जो है 1979 में चली गई। अब अचानक चीन जो है ताइवान पर कब्जा ना कर ले, ये वाली बात है। मैं आपसे समझना चाहता हूं थोड़ा, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, कि वन चाइना पॉलिसी भी मानते हैं और ताइवान को चीन के हाथ में जाने भी नहीं दे सकते हैं। ये दोनों चीजें कैसे होती हैं? नहीं, ये तो इन जो यूएस और अमेरिका में एक टक्कर है आज जो सबको देखने को मिलती है हर फील्ड में, उसी का एक कड़ी है जी कि जो एक छोटा सा एक दाव पेच जो अमेरिका के पास ताइवान के रूप में है, अमेरिका भी उसको जाने नहीं देना चाहता है ऐसे ही। तो जी मुझे लगता है उसी को बढ़ाते हुए वो इस चीज को जताना चाहते हैं कि चाइना कहीं ऐसा कदम ना उठाए कि ताइवान को ग्रैब कर ले। और अमेरिका ने फिलहाल तो ये जताया है कि वो ताइवान के लिए खड़ा रहेगा। अब अल्टीमेटली जब एक क्रंच सिचुएशन आएगी जहां मान लो लड़ाई ही हो जाती है, अमेरिका तब इस चीज के ऊपर स्टैंड करेगा या नहीं करेगा, उसके पास्ट को देखते हुए तो मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से कोई आश्वस्त नहीं है। बट फिलहाल उन्होंने अपना पॉइंट जताया है और मुझे लगता है इससे ज्यादा अभी वो कुछ कर नहीं पाते हैं और कर भी नहीं सके। ना अमेरिका कुछ कर पाएगा। अमेरिका के चाइना के साथ 500 बिलियन से ज्यादा के ट्रेड रिलेशन है, ताइवान और चाइना के आपस में 200 बिलियन के रिलेशन है। तो मुझे नहीं लगता है इन सब हालातों को देखते हुए कोई ऐसा कदम दोनों में से कोई उठाएगा कि ये सारा इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है यही पूरी तरह से जो है खत्म हो जाए। तो मतलब कह रहे सबने अपने अपने संदेश देने की कोशिश की इसके माध्यम से, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं कादियान साहब के पास आना चाहता हूँ। कादियान साहब, आपसे 2-3 बातें समझना चाहता हूँ। जब वन चाइना पॉलिसी मानी जा रही है तो भी ताइवान चीन के कब्जे में ना चला जाए, इसके लिए अमेरिका इतना चिंतित क्यों है? क्या ऐसा सैनिक दृष्टि से मामला है, आर्थिक दृष्टि से मामला है, जिसके तहत चीन के संदर्भ में अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान उसके कब्जे में जाए? एक बात। दूसरा, आपसे समझना ये चाहता हूं कि अगर कुछ होना नहीं था तो नैन्सी पेलोसी के विमान के साथ में 24 लड़ाकू विमान सुरक्षा घेरा बनाते हुए क्यों यात्रा कर रहे थे? ये बात समझना चाहते हैं। आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि एक नैन्सी पेलोसी के संदर्भ में क्या ऐसा मायने थे जिसके चलते युद्ध पोत भी जो है चीन ने वहां के संदर्भ में तैनात कर दिए, अपनी मिसाइलों के रुख भी बदल दिए। थोड़ा इसमें रोशनी देंगे आप, क्या है मामला? हिमांशु, जो जहां तक मैं समझता हूँ इसमें दोनों एक्सटर्नल फैक्टर भी लागू हैं और इंटरनल भी। जी इंटरनल तो जो बाइडेन की स्टैंडिंग अमेरिका में कमजोर होती जा रही है, उनकी पार्टी
इलेक्शन जो हो रहे हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, उनमें लूज कर रही है। तो ये दो इवेंट थे, एक तो जो जोहरी की मौत और एक दिन के बाद ये, वो अमेरिका इस बात का सबूत देते हैं कि आज के दिन अमेरिका सुपर पावर अकेली है, टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे है और मिलिटरी सबसे आगे। जी अब रही बात ये पेलोसी का यहाँ पर आना, देखिए आपने ठीक कहा कि यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता भी आपने 1979 के बारे में कहा कि अब वो चाइना के पास चलेगी, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जी आरओसी ने दोबारा 2007 में अपनी सदस्यता के लिए दरखास्त डाली, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसको भी बर्खास्त कर दिया। जी तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस के कानून माने तो चाइना रिप्रेजेंट करता है ताइवान, जी लेकिन दूसरा फैक्टर जो है, चाइना अपनी मनमानी कर रहा है साउथ चाइना सी में, अमेरिका उसको रोकना चाहता है। ये एक ताइवान चाइना की साइड में दुखती हुई रग है, अमेरिका इसको उकसाएगा। आपने कहा कि एक तरफ वो वन चाइना पॉलिसी भी मानते हैं, दूसरा उनकी डिप्लोमेसी में जानबूझ के दोहरापन है। जी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में, प्रेस इंटरव्यू में, जब बाइडेन से सवाल पूछा गया कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है क्या आप उनका डिफेंड करेंगे, उन्होंने हाँ बोला। लेकिन उनका कानून ये नहीं कहता है, अमेरिकन कानून ये कहता है अगर चीन ने हमला किया ताइवान पर तो वो उनको सब सामान देंगे, ये नहीं बोला कि हम उनको डिफेंड करेंगे। तो ये दोहरापन, तो ये पावर प्रोजेक्शन का है। इधर गलती चाइना की भी है। जी पिंग उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि वो ताइवान को चीन के साथ मिलाएंगे, अगर वो शांतिप्रद तरीके से नहीं हुआ तो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। जी पिंग अपने आप को एक मजबूत नेता मानते हुए सामने आए चीन वालों के। उनको उन्होंने जो भाषा बोली अमेरिकन के साथ, जब बात भी हुई दोनों प्रेसिडेंट की, कि अगर आप लगाओगे या जो भी आग लगाता है वो उस आग में खुद भी जल जाता है, हमारी आर्मी चुप नहीं बैठेगी, हम पूरा इसका विरोध करेंगे। तो अगर आप में मिलिटरीली अमेरिका को कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं थी तो आपको ऐसे बयान एज ए प्रेसिडेंट नहीं देने चाहिए। कहीं न कहीं जी पिंग अपने कद से ऊंचा बोल रहे थे। इसको सिंपल अगर गांव की भाषा में बोले, अगर आप में बरसने की हिम्मत नहीं तो फिर गरजते क्यों? जी। दूसरा आपने कहा कि 24 विमान क्यों गए? जी। चाइना बार बार धमकी दे रहा था, उन्होंने भी अपने अलर्ट जारी कर दिया था। तो ये तो है ये तो एहतियात थी जिसको बरतना जरूरी था कि अगर चाइना फिर भी कुछ, ऐसे मामले में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं जी, तो दोनों देशों को ध्यान रखना चाहिए। ये अगर एक्सीडेंट हो जाता तो पूरी दुनिया में तो वर्ल्ड वार शुरू हो जाती जी। अभी वो तो चाल मिल के चली गई, अपना आश्वासन देगी कि हम पूरे तरीके से ताइवान के साथ हैं जी। अब जो चाइना कर रहा है, आप एक्सरसाइज करते रहे, 6 अलग अलग जगह उनको घेर के आप उनकी एयर डिफेंस जोन में आते रहे, वो तो पहले भी आए हो। तो ये तो मार आप खा गए। मेरे दो सवाल हैं कादियान साहब आपसे। एक तो ये कि नैन्सी पेलोसी का जो कार्यक्रम घोषित हुआ था उसमें ताइवान की यात्रा शामिल नहीं थी, उसमें सिंगापुर, जापान, 2 अन्य देश, मलेशिया जाना उनका शामिल था, पर ताइवान नहीं था। अचानक वो ताइवान गई, पूर्व में घोषित नहीं किया। क्या ये अमेरिका की चीन से दहशत दर्शाता है? क्या चीन से डरता है अमेरिका? इस रूप में हम इसे समझें, ये बात आपसे समझना चाहता हूं। एक दूसरा आपसे समझना ये चाहता हूं कि नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर जो बाइडेन को भले ही अमेरिका में मजबूत कर दिया, लेकिन ताइवान को खतरे में तो नहीं डाल दिया। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि चाइना ने ताइवान के संदर्भ में अपने रवैये को ज़्यादा तल्ख कर दिया? आने वाला समय ताइवान के लिए और मुश्किल भरा हो सकता है। इन दोनों विषयों पर आप जैसा अनुभवी जनरल क्या नजरिया रखता है? नहीं, आप कह रहे हो उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन ताइवान को तो पहले ही खतरा है जी। जब जी पिंग खुलेआम बोलते हैं कि मैं ताइवान को साथ मिला के छोड़ूंगा, समय की सीमा तो उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन ये कहा अगर शांति से ये नहीं हो सका तो हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उनको तो खतरा शुरू से ही है जी। तो वो एक अलग बात है।
जहां तक नांसी पेलोसी का सवाल है, वो अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट के बाद सेकंड पावरफुल है, हाउस स्पीकर है। और ये पहला मौका भी नहीं जबकि उनके हाउस स्पीकर ताइवान आए हों। 1997 में भी आए थे जब डेमोक्रेटिक क्लिंटन के वो प्रेसिडेंट थे। लेकिन चाइना ने उस वक्त इतना शोर नहीं किया था, क्योंकि आज के दिन चाइना समझता है कि आज के दिन वो चाइना नहीं है, चाइना बहुत मजबूत है। ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ये तो एक किस्म से चुनौती चाइना दे रहा है अमेरिका को, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। काजन साहब, मेरा एक सवाल रह गया आपके द्वारा उत्तर से। मैंने जानना चाहा था कि ताइवान जाएंगी नैन्सी पेलोसी, इसकी आधिकारिक घोषणा कार्यक्रम में नहीं की गई थी, अचानक ताइवान की ओर रुख किया। ये क्या अमेरिका का चीन को लेकर डर था, उसने पहले से कार्यक्रम घोषित नहीं किया? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। इतना बड़ा देश, विश्व की सुपर पावर, और अपने स्पीकर के कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से घोषणा तक नहीं करता है कि हमारी स्पीकर ताइवान जाएंगी। क्या कहते हैं इस पर? ट्रेड कारण तो ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ने उनके ताइवान के बारे में कुछ नहीं कहा था। ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी इसके बारे में चुप थी। पेलोसी के ऑफिस ने भी कुछ नहीं कहा था। उन्होंने भी खुद ऐलान किया कि सिर्फ 4 देश बोले थे, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर। लेकिन ये दोहरेपन का सवाल जी, ये जरूरी नहीं कि अमेरिका को डर था। लेकिन दूसरा, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है कि पेलोसी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है जी। प्रेसिडेंट ने तो ये भी कहा था कि आर्मी कहती है कि ये समय ताइवान जाने के लिए मुनासिब नहीं है जी। मिलिट्री ने उनको सलाह दी थी। तो ये तो दोहरेपन की, उनको पता था आएंगी वो, वैसे तो नहीं आ सकते। अगर 24 हवाई जहाज उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो पूरे अमेरिका को पता था। लेकिन वो दोहरापन शायद डेलिबरेटली रखना चाहते थे, चीन को कंफ्यूज करने के लिए, दोहरा पर रहना चाहते थे चीन को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका की नीतियों के संदर्भ में एक खिन्नता है कादियान साहब की बातों में। लेकिन मेरे साथ में प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं त्रिपाठी साहब, नैन्सी पेलोसी ने इसके माध्यम से क्या हासिल किया? ताइवान को क्या हासिल हुआ? अमेरिका को क्या हासिल हुआ? और चीन को क्या हासिल हुआ? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। इतना बवंडर मचा, इतना शोर मचा, इतना तनाव पसरा, बदले में किसको क्या मिला, समझना चाहते हैं जी। अगर दो टूक शब्दों में कहा जाए तो शी जिनपिंग को स्ट्रॉन्ग किया डोमेस्टिकली। उनको जो असर्शन था चाइना का, उन्होंने कहा कि हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करेंगे, हम डरते नहीं हैं, हम दिखा देंगे अमेरिका को। तो एक ये बड़े लेवल पे चाइना के अंदर गया, क्योंकि शी जिनपिंग वहां पे अब तक के माना जा रहा है कि माओ और कुछ और नेताओं को छोड़ दिया जाए इक्का दुक्का, तो सबसे बड़े पॉलिटिकल फिगर है, उनको स्ट्रेंथ मिला इस चीज से। दूसरा चीज, एक अननेसेसरी प्रोवोकेशन यूएस ने किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, खास करके ऐसे समय पर जहां पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा हो। और मैं जनरल साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए था, ना कि इंटरनेशनल अफेयर में कोई एक मेजर स्टेप लेने के लिए। क्योंकि जो बाइडेन जिस तरीके से अफगानिस्तान से भागे हैं, उसका क्रिटिसिज्म अमेरिका में है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जिस प्रकार से यूक्रेन की जो हालत है और रशिया जिस प्रकार से असर्ट हुआ, उसमें अमेरिकन रोल को लेकर के काफी सारे क्रिटिसिज्म है। अमेरिका लगातार उकसाता रहा यूक्रेन को और फिर बाद में पीछे हट गया, उसको लेकर काफी सारे क्रिटिसिज्म है। तो ये जो एक दौरा है बिना बताए हुए जो पहुंचा गया, और अमेरिकन 21 विमानों के साथ जो पहुंचा गया, वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए। इसका कोई बहुत सब्सटेंशियल चेंज ताइवान, चाइना या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नहीं होने जा रहा है। अमेरिका अगर कुछ करना ही चाहता है सब्सटेंशियली, तो जैसा आपने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो पुरानी चीजें हैं अगर उसको थोड़ा चेंज कर दे, ताइवान को रिकॉग्नाइज कर ले एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब अगर कुछ सब्सटेंशियल करना चाहता है ताइवान के लिए तो वो कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से इससे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने जा रहा है। ये शो ऑफ पावर है अपने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इसका मुझे लगता है कि इसका फायदा चाइना में शी जिनपिंग को ज्यादा होगा, और बाइडेन को कितना होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन शी जिनपिंग को फायदा होगा। लेकिन क्या ताइवान के ऊपर चीन के कब्जा होने के संदर्भ में कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे? क्या ऐसी आशंका आपको दिखाई नहीं देती है? नैन्सी पेलोसी तो चली गई, पर वहां पर दुनिया भर की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई।
चीन ने अपने सैन्य अभ्यास के संदर्भ में तमाम घोषणाएं कर दी। क्या आप नहीं मानते धनंजय त्रिपाठी जी, जो बाइडेन ने अमेरिका के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए, नैन्सी पेलोसी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को चर्चा में लाने की खातिर ताइवान को चुग्गे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया? देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बियर शो ऑफ स्ट्रेंथ है अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के, इसमें कोई बहुत सब्सटेंशियल चीजें नहीं देखता हूँ। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे चाइना अभी हाल फिलहाल में ताइवान पे कब्जा करे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने के लिए कि हम मजबूत हैं, हम स्ट्रॉन्ग लीडर है, सब बोलते रहते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, अगर ताइवान पे कब्जा होता है या कुछ ऐसा होता है तो एक इंटरनेशनल लेवल पे इसका बड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता है। चाइना आज की स्थिति में ऐसी हालत में नहीं है कि एक मेजर चैलेंज वो वेस्ट से प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी कह रहे हैं चाइना आज ऐसी हालत में नहीं है, बड़ा इसका इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन मेरे साथ में रंजीत कुमार जी हैं, ऐसी बातें तो तब भी की जा रही थी रंजीत जी, 6 महीने ही हुए हैं। जब रूस पर यूक्रेन के हमले के संदर्भ में हम बात करते थे, सारे विशेषज्ञ बोलते थे अरे हमला कुछ नहीं होगा, सब कुछ दिखावा है। पुतिन भी इसी प्रकार की बता रहे थे, कोई हमले की योजना नहीं है, सैन्य अभ्यास चल रहा है। एक दिन पता चला कि हमला हो गया। क्या कहते हैं रंजीत जी, ताइवान वाकई किसी खतरे में नहीं है? एक हमला करके दुनिया को दिखा दिया, लेकिन चीन की जो धमकियां अमेरिका को दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि आग से मत खेलो, आग में फिरोगे तो आग से झुलस जाओगे, तो ये जो धमकियां चीन की ओर से दी जा रही थी वो गीदड़ भभकी साबित हुई। जी, चीन पूरी तरह एक्सपोज हो गया। चीन हिम्मत नहीं कर सका कि अमेरिका के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई करे, अमेरिका के किसी सैनिक गतिविधि को रोकने की कोशिश करे, अमेरिकी लड़ाकू विमानों को किसी तरह के प्रतिबंध लगाए। चीन ये हिम्मत नहीं कर सका। देखिए, इससे चीन का निश्चित तौर पर, चीन के राष्ट्रपति अभी घरेलू राजनीति के मद्देनजर चाहते थे ताइवान पर एक आक्रामक रुख दिखाएं और अपनी महारत, अपनी उस पर अपनी रणनीति को कामयाब साबित करें। जी, चीन का कहना है कि एक नेशनल रेजुवेनेशन चीन में हो रहा है, जिसके तहत सबसे बड़ा लक्ष्य ताइवान को चीन में मिलाना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि उनके कार्यकाल में ही ताइवान का चीन में विलय हो जाए, और इस प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और उधर अमेरिका की जो नीति है ताइवान को लेकर के और चीन को लेकर के, वन चाइना पॉलिसी, वास्तव में अमेरिका मन से ऐसा नहीं चाहता। वन चाइना पॉलिसी एक कानूनी तौर पर जरूर उस पर एक बाध्यता है उसको बोलने की, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच एक संधि हो चुकी है। इसमें अमेरिका मान चुका है कि ताइवान और चीन एक ही देश के हिस्से हैं। तो वन चाइना पॉलिसी को लेकर के अब अमेरिका ने जिस तरह से ताइवान के पक्ष में बोलना शुरू किया है, ताइवान के जनतंत्र के नाम पर ताइवान को एक राष्ट्र के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरे व्यवहारिक नज़रिए से देखें तो ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर काम कर रहा है। ताइवान में लोग आज़ादी के पक्ष में बोलने लगे हैं। तो ताइवान की आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए, ताइवान की आज़ादी पर किसी तरह का खतरा नहीं पहुँचे, अमेरिका ने ताइवान से वादा किया है कि वो उसकी पूरी सुरक्षा करेगा। तो अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनाए रखी है, वह जानबूझकर ऐसा ऐलान नहीं करना चाहता कि वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते, क्योंकि चीन फिर इससे काफ़ी ज़्यादा इंसाइट हो जाएगा। तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए समझना। मैं वापस मल्होत्रा साहब आपके पास आना चाहता हूँ और इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। वन चाइना पॉलिसी भी मानते हैं और ताइवान की अस्तित्व को भी मानते हैं। ताइवान तो स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता रखता ही था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। चियांग काई शेक जब भागकर ताइवान पे जाकर अपनी नई सरकार स्थापित किए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की सीट भी इसी देश के पास थी। स्वयं वो सीट छीन ली गई, बाद में राष्ट्र के तौर पर दर्जा छीन लिया गया। एक एक करके दुनिया के तमाम देशों ने स्वतंत्र देश के तौर पर ताइवान को मान्यता देने से इनकार कर दिया। आज दुनिया में बामुश्किल 13 देश हैं जिनकी कोई बड़ी हैसियत भी नहीं है, वो ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देते हैं। इसके बावजूद भी हम बात कर रहे हैं कि ताइवान के संदर्भ में अमेरिका जो है उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समझ नहीं आ रहा है किसके प्रति प्रतिबद्ध? थोड़ा आप समझाइए ना, बड़ा कंफ्यूजिंग है मामला। जब आप बात इतनी पीछे जा रहे हैं 49 में, तो उस वक्त हालात भी कुछ डिफरेंट थे। उस वक्त यूएसएसआर था जी, और अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल उस वक्त यूएसएसआर था। और एज ए काउंटर वेट टू यूएसएसआर अमेरिका ने जब निक्सन की जब वहाँ गए थे निक्सन चाइना में, तो उन्होंने
कोशिश की थी इस रिलेशनशिप को बदलने की और एज ए काउंटर वेट टू रशिया चाइना को बढ़ाने की कोशिश की, तभी ये सब कुछ हुआ जी। कि ताइवान जो है वो पीछे कर दिया गया और चाइना के बारे में अमेरिका ने उसको आगे बढ़ाया, उसको परमानेंट सीट भी दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब धीरे धीरे उस वक्त तो कमर्शियल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका को बड़े नजर आए, लेकिन अब ये सारा बदल रहा है। अब चाइना जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा मुकाबले का कंट्री खड़ा हो रहा है, चाहे वो मिलिट्री है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है। तो अब उस सब को देखते हुए अमेरिका अब सोच रहा है कि ये जो ताइवान का एक छोटा सा पहलू उसके पास है जी। नीडल करने के लिए चाइना को, तो वो उसको अब उसको जाने नहीं देना चाहता। वो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहेगा। मुझे लगता है चाइना भी वेट कर रहा है अगले 5-10 साल में, जब चाइना इस स्टेज पे आ ही जाएगा, मुझे लगता है तो जब वो मल्होत्रा साहब, आपकी मिलिट्री। बात से समझूं तो आप मानते हैं कि अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। 1972 में रिचर्ड निक्सन ने जो गलती की ताइवान के स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शासित चीन को महत्व देने की, उस समय अनुमान नहीं लगाया कि यह महत्व देना आने वाले समय में स्वयं के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगा। क्या मानते हैं कि आज अमेरिका अपनी गलती को सामने बढ़ते हुए देख रहा है? वो खुद तो नहीं मानेंगे, लेकिन दुनिया देख रही है और ये तो आपने हर जगह ही देखा है कि जी। गलतियां तो वो करते रहे हैं। अब जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई तब भी आपने देखा होगा कि जो अमेरिका खुद करता रहा, अब जब वो रशिया कर रहा है और बाकी देश कुछ रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये वो कई दुहाइयां देते हैं, लेकिन दुनिया समझती है। अफ्रीका के कई कंट्रियों ने अमेरिका की यूक्रेन के ऊपर जो पॉलिसी है उसको नकारा है। भारत ने भी न्यूट्रल अपना रोल अदा किया है। अब ये बात अलग है कि ताइवान के ऊपर चाइना को रशिया सपोर्ट कर रहा है और जापान जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो एक विश्व में जो इस तरह का चला हुआ है दोनों तरफ से, ये टकरार चलता ही जाएगा। मुझे लगता है ताइवान अगले 5-10 साल तो मुझे लगता है अब कुछ होने वाला नहीं, पर लगता है कि चाइना जब पूरी तरह से मुकाबले पे खड़ा हो जाएगा तो मुझे लगता है तब जाके देखना पड़ेगा कि ताइवान अपना जो प्रेजेंट उसका जो अस्तित्व है उसको बना पाता है या नहीं। तो अपनी स्वायत्ता को ताइवान बचा पाएगा, इसको लेके संशय है मल्होत्रा साहब के मन में? आज तुरंत तो उसकी स्वायत्ता खतरे में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो स्वायत्ता बचा पाएगा, इसको लेके संदेह है। लेकिन मैं जनरल कादिर साहब आपके पास थोड़ा इतिहास को लेकर बात करना चाहता हूँ। माओ जैसा महान शासक, महान राजनीतिज्ञ, उसने पूरे चीन को जीता पर ताइवान को नहीं जीत पाया। क्या है ऐसा उस द्वीप के अंतर्गत जिसे जीत पाने में माओ सफल नहीं हो पाए? और शी जिनपिंग का इरादा है जो माओ नहीं कर पाए वो हम कर दिखाएंगे। तो इसके संदर्भ में थोड़ा आपसे रोशनी मिले कि ऐसा क्या दमखम है, चियांग काई शेक पूरे चीन में हारे, आखिरी में जाके ताइवान में जाके छुप गए और वहां पर सफलतापूर्वक अपना जीवन काट ले गए। थोड़ा बताइए ना सैन्य दृष्टि से। हिमांशु जी, आपका पहला सवाल कि माओ ताइवान को क्यों नहीं ले पाया। जी। देखिए, माओ एक गुरिल्ला लीडर था। जी। गुरिल्ला लीडर जंगल और पहाड़ों में लड़ते हैं। जी। ताइवान के और चाइना के बीच में 90 मील का समुद्र लगता है। उनके पास कोई ऐसी समुद्र शक्ति नहीं थी कि वो ताइवान पर भी कब्जा कर लेते। अब ये तो अटकलें ही लगाई जा सकती, उन्होंने क्यों नहीं किया। जी। शायद सोचा होगा अगले चरण में कर सकते हैं, लेकिन वो अगला चरण इतिहास में बहुत कम आता है। अब ये पावर प्रोजेक्शन देखिए, अमेरिका सिर्फ यही एक्शन नहीं है। एक तो ये मैंने पहले कहा कि ताइवान एक दुखती हुई रह गए, अमेरिका इसको छोड़ना नहीं चाहता। दूसरा, उसने क्वाड वहां पर शुरू किया है। वो हालांकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी फाउंडेशन नहीं है। दूसरा, ऑकस शुरू किया है। अमेरिका को वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है। ये सब चाइना को चकपेटे पावर प्रोजेक्शन है कि जो अटका आप उसको पटकने की कोशिश करते हो। ये तो बहुत पुराना असूल है। राजनीति में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, कोई एक लाइन नहीं होती, दोहरापन हमेशा रहता है। झूठ भी बोले जाते हैं। आप जो करते हैं दूसरे करते हैं, आप एतराज करते हो। आप मल्होत्रा साहब ने या एक दूसरे वक्ता ने एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका कर सकता है क्यूबा में, रशिया को रोक सकता है, लेकिन वो खुद रशिया के डोर स्टेप पे नेटो को ले जाना चाहते हैं।
तो ये तो अगर आप पावरफुल देश है तो आपके आवाज में वजन भी ज्यादा होता है, वही बात हो रही है। जी। हिस्टोरिकली आपने खुद कहा कि ताइवान चाइना का हिस्सा होना चाहिए। जी। ये तो चाइना के माइग्रेंट बहुत आए थे हिस्ट्री में, अगर आप देखें ताइवान के पहले तो आदिवासी थे, उसमें चीनी भी थे, उसमें फिलिपिनोज भी थे, फिर चाइना की काफी पॉपुलेशन क्योंकि नजदीक पड़ता है जी। वो वहां पर आए थे। और हिस्टोरिकली भी ऑल्सो यूएन ने भी माना है कि ये अलग देश नहीं है, जी। और कुछ देशों ने माना है। वैसे अगर आप गिनती करें 17 देश हैं जी, लेकिन उतने छोटे हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, वेटिकन जैसे देश है। जी। लेकिन आमतौर पर दुनिया वन चाइना पॉलिसी मानती है, अमेरिका भी मानता है, जी। उन्होंने बोला हुआ भी है। लेकिन ये तो प्रॉमिस तो नेपोलियन के टाइम की है, प्रॉमिस इज थिंग ऑफ नेसेसिटी, जी। यू मेक इट व्हेन यू नीड इट, यू ब्रेक इट व्हेन यू डोंट नीड इट। आजकल उनको जरूरत है चाइना को नीचे दिखाने की, और वो दिखा रहे हैं। चाइना वो को कोशिश नीचे कर दिखाने की रहे जरूरत है, पर मैं एक बात और समझना चाहता हूँ काजन साहब। चीन तो बड़े गर्व के साथ बताता है, और हम सब लोग भी मानते हैं कि चीन में दमखम बहुत है। उसके पास हर दृष्टि से थल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, बड़ी सक्षम किस्म की सेना मानी जाती है, अनुशासित भी मानी जाती है, संसाधनों से भरी पूरी भी मानी जाती है। ताइवान का जिक्र करते हैं, एक छोटा सा देश, कुल मिला के 2 करोड़, 2.25 करोड़ की आबादी। सैन्य दृष्टि से मुकाबले में ऐसा क्या अड़चन है? चीन ने दुनिया की आपत्तियों के बावजूद भी तिब्बत में कब्जा करके दिखा दिया, पर ताइवान के संदर्भ में कोई ऐसी हिम्मत नहीं हुई। डर किस बात का है? ऐसा सैन्य दृष्टि से क्या मामला है? उस समय जल सेना नहीं थी, आपने जो बात बताई, पर अब तो उस दृष्टि से कोई संकट नहीं है, जहाजों की लंबी कतार है, फिर भी नहीं। काजन साहब। हिमांशु जी, लद्दाख में आना दूसरी बात है जी। लेकिन ताइवान बिल्कुल अलग हटके है, बीच में समुद्र है जी। लद्दाख में आधे लोग समझते भी नहीं पहाड़ों में कौन सी लाइन कहाँ से गुजरती है। अरुणाचल पे भी वैसा ही कर देते हैं कि मैकमोहन लाइन खींची गई, हम तो उसमें पार्टिसिपेंट्स ही नहीं थे, ना हमने साइन किया है। मैकमोहन लाइन भी वहां नहीं जाती जो भारत का क्लेम है। हमारा क्लेम तो वाटर सेट के ऊपर है, लेकिन मैकमोहन लाइन भी उसके साउथ में जाती है। लेकिन ताइवान उस कैटेगरी में नहीं आता। ताइवान बिल्कुल अलग थलग है। जब वो ताइवान में ऐसी हरकत करते हैं तो दुनिया ऑब्जेक्ट करेगी जी। दुनिया इकोनॉमिकली ऑब्जेक्ट करेगी, मिलिटरीली करेगी, जिसमें हिम्मत है वो करेगी। तो ताइवान की तुलना बाकी स्थानों से शायद करना सही नहीं हो। तिब्बत भी कुछ नहीं था, तिब्बत में आके वो तो बिल्कुल अलग मुल्क था, ताइवान के मुकाबले में नहीं था। इसको तो अपना प्रांत मानता है, तिब्बत तो मुल्क ही अलग था, वहां भी आ गए वो। लेकिन वो इतिहास में हर चीज अपने समय से होती है। जब तिब्बत में आया तो अमेरिका पावरफुल नहीं था, वो तो धीरे धीरे बाद में बना है। तो आज के दिन भी चीन के एक्शन को, जहां तक अभी तक मेरे को पता है, रशिया ने सपोर्ट किया है, ऑब्जेक्ट जो किया है पेलोसी की वजह से। एक पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान तो खैर उनको तो पैसे चाहिए, उनसे कुछ भी बुलवा लो। जी। और रशिया भी समझ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका रशिया के खिलाफत करने में सबसे आगे। यूरोप तो अमेरिका की पूंछ बना हुआ है, इकोनॉमी अमेरिका की स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका खजाना पूरा भरा हुआ है तो आपकी आवाज भी भारी होगी। तो ये तो ऐतिहासिक डेवलपमेंट है जो चलती रहेगी। हाँ, आगामी 15, 20, 25 साल में चाइना इकोनॉमिकली तो यूएस को शायद जल्दी ओवरटेक करेगा। हालांकि उसको सेटबैक हुआ है पिछले 1-2 साल में, कोविड में जो उन्होंने लगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, चाइना में भी विरोध है जी। और इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, लेकिन इकोनॉमी उनकी बढ़ती जा रही है, औरों से बहुत आगे। अगर अमेरिका 20 ट्रिलियन के आसपास है तो 14-15 है, बाकी तीसरे नंबर वाला तो 5 ट्रिलियन के आसपास है जी। तो वो अमेरिका, बाकी लोग डेमोक्रेसी है, वहां पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस आप इतना जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लेबर की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्राइक हो जाती है, वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम है। चाइना डेमोक्रेसी नहीं है तो उनकी तरक्की इकोनॉमिकली तो औरों से तेज होनी ही होनी है। ना कोई स्ट्राइक कर सकता है, ना कोई एक्स्ट्रा सैलरी मांग सकता है, वो चाइल्ड लेबर भी लगा सकते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं धनेंद्र बड़ी आपसे एक बात समझना चाहता हूं, ताइवान को इस सच्चाई को स्वीकारने में दिक्कत क्या है कि हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा हैं? ये एक सच्चाई है। वन चाइना का हिस्सा है, ये एक सच्चाई है। कुल मिलाकर ऐतिहासिक दस्तावेज,
इतिहास ये बताता है कि एक अलग देश के तौर पर ताइवान का कोई वजूद नहीं रहा है, वह चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर भी वह अलग रहना चाहता है। चियांग काई शेक और माओ की लड़ाई की बात तो समझ में आती है, पर इसके बाद जिद क्या है? अपने आप को बोलते रहे हैं हमेशा, उन्होंने कभी ये नहीं माना है कि वो जिस तरह का चीन है उसका वो हिस्सा है जी। चीन का लगातार अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो आता रहा है वो ताइवान से रहा है। तो अगर आप किसी भी देश, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर आप उसे कहेंगे कि नहीं आपकी संप्रभुता जो है तो वो नहीं है, वो दूसरे के साथ है, तो वो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और नेशनल फीलिंग है, नेशनल सेंटिमेंट्स भी होते हैं। तो इन तमाम चीजों के चलते अगर आप ताइवान का डेवलपमेंट भी देखें तो कोई चाइना से कम नहीं है। चाइना से कोई सपोर्ट होने के बावजूद भी उनकी टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है दुनिया के अंदर। जो इनिशियल आप उनका इकोनॉमी देखिए तो छोटा सा देश है, लेकिन अब सेल्फ रिलायंट है कई मामले में। उसने अपना मिलिट्री के ऊपर भी ध्यान दे रखा है। इंटरनेशनल इस चीज के बावजूद कि चाइना का बड़ा प्रेशर है पूरी दुनिया पे, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक चैनल्स तमाम देशों के साथ ओपन करके रखा हुआ है। तो ताइवान इस तरीके से आप देखिए तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह अपने आप को असर्ट करता है और वो चाइना के साथ जाने को तैयार न था, न है और न रहेगा। ना द्रिपाठी, मैं थोड़ा सा इसे और विस्तार देना चाहता हूँ। ताइवान, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर भी जानते हैं दस्तावेजों में, वह तो क्लेम ये करता आया तकरीबन 40-50 साल तक कि वस्तुतः चाइना तो हम है, चीन का मतलब हम है। दुनिया ने तकरीबन 30 साल तक इस बात को मान्यता भी दी और माओ के नेतृत्व वाली जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको कब्जे के तौर पर देखा गया चीन के ऊपर। लेकिन आज जब 90-95% भूभाग पर उस दल का, उस विचार का शासन है, तो एक बामुश्किल 5% की जगह के संदर्भ में इतना ज़्यादा विरोध क्यों? दुनिया वन चाइना के तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा भी मानती है और फिर भी उसे पूर्ण रूप से चीन का हिस्सा बनने नहीं देना चाहती है। क्या आप नहीं मानते हैं कि ताइवान दरअसल दुनिया के कुछ देशों की षड्यंत्र का शिकार हो रहा है? नहीं, दुनिया के कुछ देशों का षड्यंत्र का शिकार नहीं है। हालांकि जैसे अभी और भी विशेषज्ञ बोल रहे थे, अमेरिका की ये आदत है वो तमाम सारे फॉल्ट लाइंस को ऊपर प्ले करने की, कुछ इधर उधर करके इंटरनेशनल रिलेशन में अपना असर्टिवनेस, अपना पावरफुल पोजीशंस मेंटेन रखने की। तो ये सारे अमेरिका के रोल रहे हैं और अमेरिका अपनी बातों से पलटता रहा है। कभी वो कुछ बोल सकते हैं, कल को वो अफगानिस्तान में थे तो डेवलपमेंट कर रहे थे, फिर चले गए, तालिबान को वापस ले आए, तालिबान एनिमी नंबर 1 था। तो उनकी बातों में कथनी और करनी में कोई एक तरह की चीज नहीं है जी। तो ताइवान आज एक फॉल्ट लाइन है। सबको पता है कि चाइना का जो सबसे बड़ा एक जो उनका फॉरेन पॉलिसी इशू है कि कोई भी उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन ना करे। क्योंकि चाइना के अंदर अगर आप चाइना की पॉपुलेशन में देखें तो वहां बहुत सारे एथनिक डिस्कोर्स भी है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़े ताकत के साथ दबा के रखा हुआ है। तो अगर इस तरीके की चीजें शुरू हो गई कि ताइवान इंडिपेंडेंट है, तिब्बत इंडिपेंडेंट है, तो वहां पर उनको डर ये है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पोजीशंस आने लगेगी चाइना के अंदर से कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे संभाल नहीं पाएगी। तो इसलिए चाइना बहुत असर्टिव, और ये चीज अमेरिका को पता है। तो इस जो कह सकते हैं कि एक घाव या एक फॉल्ट लाइन है जिसको प्ले करना चाहते हैं। अब वो कैसे प्ले करते हैं, कब तक प्ले करते हैं, क्या पोजीशन होती है, वो तो अमेरिका डिसाइड करेगा। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने इस दौरे के साथ ये इंडिकेशन दिया है कि जो पुराना वाला अमेरिकन पॉलिसी है जिसमें वो काफी सॉफ्ट रहे हैं ताइवान लेकर के, ज्यादा कभी बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, उस चीज को वो तोड़ रहे हैं और बीच बीच में वो इस तरीके की कुछ हरकतें करते रहेंगे या कुछ तरीके के बयान। 1972 में जो अमेरिका ने तय किया था अब वो वापस 1952 की दिशा में जाना चाहता है। जो आइजनहावर के समय पर पैक्ट बना था ताइवान और अमेरिका के संदर्भ में, अब वैसी प्रतिबद्धता जताना चाहता है। लेकिन मैं रंजीत कुमार जी आपके उस से जानना वो चाहता हूं जिसका उल्लेख मल्होत्रा साहब ने कहा था। मल्होत्रा साहब को मानना था कि जो बाइडेन देश में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म के शिकार हो रहे हैं, आलोचना के शिकार हो रहे हैं।
तो वो अपने आप को एक दमखम वाले नेता के तौर पर दिखाना चाहते हैं, और उसी के तहत चाहे वो अल जवाहिरी का मसला हो और चाहे वो नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजने का मामला। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम से क्या वाकई जो बाइडेन के संदर्भ में अमेरिका में कुछ सुधार हुआ होगा हालात में? क्या पेलोसी 24 घंटे के अंदर ही निकल गई, इससे अमेरिका की जनता आह्लादित हो गई होगी कि क्या कमाल के हमारे नेता हैं, देखो ताइवान गए 24 घंटे के अंदर वापस भी आ गए? थोड़ा आप इस पर रोशनी देंगे? पिछले साल अगस्त में जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अमेरिकी सेना को रातों रात छोड़कर भागना पड़ा था, अमेरिका के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जिस तरह से अमेरिका को पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी शर्मनाक हालात का सामना करना पड़ा है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति की जो घरेलू साख है वो काफ़ी गिरती जा रही थी, उनकी रेटिंग न्यूनतम पर आ चुकी थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी था कि दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाएं कि वह उनकी रेटिंग फिर से मजबूत हो, वह एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर उभरे, एक सशक्त नेता के तौर पर उभरे। और एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चीन भेजने का जो कार्यक्रम बना, उसी रणनीति के तहत राष्ट्रपति बाइडेन ने पेलोसी को ताइवान भेजने का जो सारी योजना तैयार की। तो हम कह सकते हैं कि अपनी साख को बहाल करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कदम उठाया। लेकिन चीन को लेकर के अमेरिका की जिस तरह से नीतियां हाल में आक्रामक होती जा रही हैं, चीन जिस तरह से दक्षिण एशिया में, प्रशांत सागर में, हिंद महासागर में जिस तरह से विस्तारवादी रुख अपना रहा है, चीन का मनोबल तोड़ने के लिए जरूरी था कि ताइवान पर इस तरह का कदम अमेरिका उठाए। तो कुल मिला के चीन के मनोबल को तोड़ने की कोशिश थी और वो मनोबल को तोड़ने की कोशिश सफल रही। गए रहे सकुशल वापस भी आ गए, चीन कुछ कर नहीं पाया। मल्होत्रा साहब भी ये बात कह रहे थे, काजल साहब भी ये बात कर रहे थे, लेकिन मल्होत्रा साहब, मैं अब चीन, अमेरिका और ताइवान से निकलकर थोड़ा भारत के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। भारत की दृष्टि से इस घटनाक्रम को हम कैसे समझें? भारत के लिहाज से ये घटनाक्रम क्या बताता है? ताइवान के साथ हमारे रिश्तों की स्थिति क्या है? थोड़ा इस पर आपसे रोशनी मिले। नहीं, हमारी पॉलिसी चाइना के ऊपर तो वन चाइना पॉलिसी ही है, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे ताइवान के साथ रिलेशन है, हालांकि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। वहाँ कोई एम्बेसी, कॉन्सुलेट जो नॉर्मल टर्म में होते हैं वो नहीं है। वहाँ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है जो वीज़ा, कॉन्सुलर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में जो भी कल्चरल इवेंट अगर करनी है कोई, तो इस तरह के काम को लुक आफ्टर करते हैं। बदले में ताइवान के भी शायद दिल्ली में, मुंबई में और चेन्नई में कुछ कल्चरल किस्म के ऑफिस हैं। भारत का ताइवान के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब फील्डों में समझौते भी हुए हैं, अलग रूप में समझौते हुए हैं। तो इस तरह से भारत उसके साथ अपना एक बिजनेस के रूप में तो चला हुआ है, लेकिन किसी फॉर्मल डिप्लोमेटिक बंधन में भारत नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया ने माना है कि चाइना इज वन एंड ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन जब अमेरिका की जैसे पेलोसी वहां पे गई तो उन्होंने कहा कि जी डेमोक्रेसीज आर इन डेंजर, उनके ऊपर स्ट्रेस है, उनको जताने के लिए कि वी आर विद डेमोक्रेसीज। तो ये सब में तो भारत शायद बोले ना, लेकिन भारत इसमें तो रहेगा कि ठीक है, हम भी डेमोक्रेटिक हैं और हम ऐसी सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जो डेमोक्रेसीज को सपोर्ट करें। जहाँ तक ये टेंशन का सवाल है अमेरिका और चाइना का ताइवान के ऊपर, इसका भारत को एक फ़ायदा जरूर हो सकता है कि चाइना को अपने कुछ और रिसोर्सेज जो हैं वो इस ताइवान के ऊपर लगाने पड़ सकते हैं, साउथ चाइना सी के ऊपर लगाने पड़ सकते हैं। और चाइना ने जो 2 साल से भारत के ऊपर लद्दाख में, हिमालय में जो प्रेशर बनाया हुआ है, उसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है भारत। तो कुल मिला के भारत के लिहाज से ये विषय जो है थोड़ा राहत दे सकता है कि चीन का फोकस बदल सकता है, ये बात मल्होत्रा साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ काजल साहब आपके पास में, और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ताइवान छोटा सा देश होते हुए भी देखने में आता है कि अपने सेना के मसले पर बड़ा पैसा खर्च करता है, एक बड़ी आर्मी अपने साथ में रखता है, बड़े हथियार अपने साथ में रखता है। दुनिया वन चाइना को मान रही है, पर ताइवान की तैयारी बताती है कि वह वन चाइना के सिद्धांत को नहीं मानता है।
इस पर कुछ कहेंगे आप? ये देखिए, आपने दूसरा कनेक्टेड सवाल पूछा था कि ताइवान को दिक्कत क्या है चाइना के साथ मिलने में। जी। पिछले इतने सालों से चांग काई शेक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1928 से लेकर 1975 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं होगी वो लीडर रहे। जी। उसके बाद वो अपने इलेक्शन करता है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी करेंसी है, अपने ट्रेड के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। अगर चाइना से मिलता तो एक प्रांत रह जाएगा। जी। दूसरा, उनको हांगकांग से भी डिसइंसेंटिव मिलता है जी। कि हांगकांग भी पहले इतनी आजादी जैसे अभी ताइवान को है, कि वो चाइना के साथ मिलकर तो कितने विरोध हो रहे हैं। तो ये तो साइकोलॉजिकल रीजन है। जी। इकोनॉमिकली तो शायद इतना नुकसान चाइना अगर प्रॉस्पर करेगा तो ताइवान भी करेगा उसका हिस्सा। लेकिन अगर आपको एक देश से एक प्रांत बनाना चाहते हैं तो आपको दिक्कत तो होगी। जी। दूसरा, जहां तक भारत का सवाल है, मैं मल्होत्रा साहब से सहमत हूं कि अगर ये जो अमेरिका ने चाइना को झटका दिया है, जी। इससे उनके अनरीजनेबल विस्तारवाद में कुछ रोक लगती है तो भारत को उसका फायदा है कि शायद वो जो लद्दाख में किया है वहीं पर और नहीं कर पाएगा। जी। तो उतना हद तक फायदा हो सकता, होगा या नहीं ये तो चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक किसी किस्म से उन पर एक बाधा एक लग गई है कि भाई अगर आप मनमानी करेंगे, हालांकि अमेरिका का ध्यान हमारे पहाड़ों में तो नहीं है, उनका तो साउथ चाइना सी पर है। तो जी। जितने आसियान के देश हैं, वो प्रिम कंट्रीज हैं, उनको वो उकसाना चाहते हैं कि चाइना के डर से वो चाइना से दबे नहीं। अमेरिका ने साबित किया है कि अमेरिका इंटिमिडेट नहीं होगा, कि आप कितनी धमकी देते रहे, वो जिनको आना है वो आएगा। जहां तक कुछ घंटे गुजारने की बात है, वो तो अगर 4-5 देश विजिट कर रहे हैं 3 दिन में या 4 दिन में, तो सब देश में कुछ घंटे हो गई, यहाँ तो बल्कि रात गुजारी है। जी। अच्छी बात है। तो समय तो काफी था जी। उनको जो मैसेज देना था, जो संकेत या तो अमेरिकन पॉपुलेशन को या चाइना को, वो दे पाई है। समय इतना मटेरियल नहीं है। बाकी तो ये चलता रहेगा, पावर स्ट्रगल है। चाइना अमेरिका को अपस्टेज करने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसको रोकने की कोशिश करेगा। मैं आखिरी बातचीत के लिए काजन साहब आपके पास ही बने रहना चाहता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई आपका आकलन कहता है कि चीन केवल सैन्य अभ्यास पर ही रुक जाएगा? आप वाकई इतना एतबार चीन के संदर्भ में कर रहे हैं कि वह इससे आगे नहीं बढ़ेगा, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा? पूरी दुनिया भरोसा कर रही थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने हमला कर भी दिया और हमला आज तक जारी है। यूक्रेन की इंच दर इंच जमीन पर रूस काबिज होता जा रहा है। क्या ये चीन को हौसला देने के लिए कारक नहीं बन रहा है? व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने से पहले चीन की यात्रा पर आए थे। क्या एक सुनियोजित कार्यक्रम आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आप इस आशंका से आशंकित नहीं है, आतंकी शब्द तो नहीं बोलूँगा, कि ये लोग इस समय जिस मूड में चल रहे हैं कुछ भी कर गुजर सकते हैं? वाकई ताइवान को लेकर चिंतित होने की जरूरत है दुनिया को। हिमांशु जी, ये सवाल के 2 हिस्से हैं। जी। पहला, क्या चीन रुकेगा अपने विस्तार में? जी। मुमकिन है रुकेगा। जी। अब वो रुकेगा या नहीं ये तो समय बताएगा, जी। लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट जरूर आएगी कि अगर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हो सकता है तो कल को भारत के साथ भी खड़ा हो सकता है। जी। तो कहीं ना कहीं वो झिझक पैदा जरूर होगी। जी। दूसरा, पुतिन और चीन के कारण अलग अलग है। जी। पुतिन के देश को खतरा था। उसने बार बार कहा कि आपने जब सोवियत यूनियन को डिसमिस किया तो एक वायदा दिया था कि नेटो जर्मनी के पूर्व में नहीं जाएगा। जी। आप हर बार उसका 6 बार विस्तार कर चुके हो। जो 12 देशों से एक संस्था शुरू हुई थी। पहली बात तो जब वार्सा पैक्ट खत्म हो गया तो नेटो की जरूरत नहीं थी। किसके खिलाफ है नेटो? लेकिन बार बार आप उसको 12 से बढ़ा के 30 देशों में ले आए, बिल्कुल उसके डोर स्टेप पे आ गए। आप यूक्रेन को भी मिलाने वाले हो, जिसकी काफी सीमा लगती है रशिया के साथ। तो रशिया का कारण दूसरा था, उनको तो नेशनल सिक्योरिटी का खतरा था। चाइना को ताइवान से ऐसा कोई खतरा नहीं है। जी। तो वो इक्वेशन। दूसरा, पुतिन एक बहुत मजबूत लीडर है, जी जिनपिंग उस हालत में नहीं है।
वो जो जो पावर पुतिन एम्प्लॉय करते हैं, जो 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 शक्ति रशिया में है, जी मिलिट्री शक्ति, वो चीन में नहीं है। तो वो तुलना, एक कारण दूसरा है, दूसरा बराबरी भी नहीं है सेना बल। तो कुल मिलाकर जनरल काजन साहब का मानना है कि चीन का दमखम ऐसा नहीं है और समीकरण भी ऐसे नहीं है, हालात भी ऐसे नहीं जिसके चलते हम इस बात की संभावना देखें कि चीन अमेरिका को चुनौती देते हुए ताइवान पर हमला कर सके। तो कुल मिलाकर बातचीत ये बताती है कि नैन्सी पेलोसी के इस दौरे ने चीन को उसकी हैसियत दिखाई है। जो बाइडेन को अपने देश में शायद कुछ लोकप्रियता हासिल हो जाए इस कदम के माध्यम से। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे विश्व युद्ध की अभी कोई संभावना नहीं है। उम्मीद करते हैं ये आकलन आने वाले समय में सटीक रहे और दुनिया एक अनावश्यक युद्ध की जहमत से बच जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो निष्कर्ष हमारी बातचीत में निकला वो कामना शायर ने शेर के तौर पर व्यक्त की। शायर कहता है कि फजा ये अमनो अमा की सदा रखें कायम, फजा ये अमनो अमा की सदा रखें कायम। सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है हमारा भी। नुसरत मेहंदी ने जो ये बात कही थी, ये बात इस दुनिया के हर शासक पर लागू होती है। सबकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में अमन कायम रहे, पर क्या ये जिम्मेदारी निभाने के लिए ये दुनिया के तमाम शासक तैयार हैं? ये देखने वाली बात है। बहरहाल अब मुझे दिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।